जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ कंप्यूटर पोर्शन। ऑल्दो कंप्यूटर का हर एक टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, बट अब मैं 2-3 सेशन आपके ऐसे लूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्यूटर के जेकेएसएसबी पूछता है उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद क्वेश्चंस के आंसर ट्राई करना और फिर उसके बाद आप आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्राफिक टेबलेट। तो एक जो ग्राफिक टेबलेट है उसका क्या प्राइमरी फंक्शन है आपको बताना है। डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन अ स्क्रीन, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केच्ड इन ग्राफिक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जो ग्राफिक टेबलेट है ना उसका काम होता है कि हैंड ड्रॉन स्केच बनाना, ग्राफिक्स बनाना, ठीक है, उसको कैप्चर करना। कहने का मतलब है देखो अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भी एक पेन टैब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, पेन टैबलेट से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं उस पेन टैबलेट के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखने हो रहा है, ठीक है, बट ये ग्राफिक नहीं है। ग्राफिक पेन टैबलेट में ये होता है कि आप उसी के ऊपर ड्राइंग्स वगैरह चीज़ें कर सकते हो। ये एक सिंपल पेन टैबलेट है, ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके लिए लूंगा वो भी पढ़ाने के लिए, उसमें पढ़ाने का और मज़ा आता है। बट आपको यहाँ पर ग्राफिक टैबलेट के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक ये याद रखना है ग्राफिक टैबलेट को डिजिटाइजर भी कहते हैं। तो अगली बार डिजिटाइजर पूछ लेगा तो ग्राफिक टैबलेट ही है, ठीक है, ये याद करना है। इसको पेन टैबलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेन टैबलेट भी कहते हैं, ठीक है, या डिजिटल आर्ट बोर्ड भी कहते हैं, एक्सटर्नल ड्राइंग पैड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक्सटर्नली कुछ लिखते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आ जाता है। दैट इज नोन एज डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट, या हम डिजिटल आर्ट बोर्ड इसको कहते हैं। अब एग्जाम में ये पूछता है कि डिजिटाइजर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो डिजिटाइजर एक तरह का इनपुट डिवाइस है, मतलब आपका ग्राफिक टैबलेट जो है इनपुट डिवाइस है। क्यों? इसकी वजह से इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर या किसी मोबाइल में देते हो तो जब भी कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन अंदर लेके जाता है दैट इज नोन एज इनपुट डिवाइस। तो डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा, ग्राफिक टैबलेट क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी तरह से हम हैंड डाउन स्केचेस या ग्राफिक्स बना सकते हैं। ये इसको डिजिटाइजर भी कहते हैं, इसको पेन टैबलेट भी कहते हैं। ये फ्लैट होता है या ऐसे सीधा होता है, फ्लैट होता है और इसके साथ एक स्टाइलस आता है जिसके हेल्प से हम लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ग्राफिक टैबलेट के बारे में आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेज जो आपकी परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो कौन सा नहीं है? आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। देखो ध्यान से सुनो, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरीज, एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज। कौन सी होती हैं? सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ये पॉइंट तो याद कर लें, एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये परमानेंटली ही डेटा को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? परमानेंटली ही डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। इसमें आपकी आ जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई, यूएसबी आ गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ गई, कंपैक्ट डिस्क आ गई। ये सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? मेन मेमोरी डिवाइस होते हैं जो सीपीयू के साथ लिंक्स में रहती हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है इसमें वोलाटाइल वाली प्राइमरी मेमोरी, दो होती है। एक होती है वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी, होती है टेम्परेरी स्टोरेज है, बट इसके अंदर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट आ जाता है। एक हो जाती है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल वो होता है जब तक कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, स्विच ऑन है, तो उसमें मेमोरी स्टोर रहेगी, जब ऑफ कर दोगे वो बंद हो जाएगा। ये हो गया वोलाटाइल वाली। इसमें कौन सी एग्जाम्पल है इसकी? रैम। रैम इज अ वोलाटाइल प्राइमरी स्टोरेज। रैम कौन सी है? एक वोलाटाइल प्राइमरी स्टोरेज। बट रोम जो है ना वो नॉन वोलाटाइल है। रोम इज रीड ऑनली मेमोरी। इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। ये टेम्परेरी डिवाइस नहीं है, बट ये मेन मेमोरी का पार्ट है। ये याद कर लेना कि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कई बार कि ऑल्दो रोम परमानेंट स्टोरेज है, बट फिर ये मेन मेमोरी क्यों है जबकि हम मेन मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ये याद रखना, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेन मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या देखा? प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी, सेकेंडरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी बोलते हैं, उसकी एग्जांपल देख ली। प्राइमरी को हम वोलाटाइल में भी डिवाइड करते हैं, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल की एग्जांपल रैम आ जाएगी और नॉन वोलाटाइल की एग्जांपल रोम आ जाएगी। दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसा डिवाइस जिसको आप टच कर सकते हो यार, कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्क्रीन है कंप्यूटर की स्क्रीन, उसको भी टच कर सकते हो। ये सारी कौन सी होती हैं?
हार्डवेयर डिवाइस। अब पूछा इनमें से कौन सी हार्डवेयर नहीं है, नॉट देखा करो क्वेश्चन में। मॉनिटर नहीं है, साउंड कार्ड नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, ब्राउज़र नहीं है। भाई ब्राउज़र नहीं है एक हार्डवेयर। ब्राउज़र क्या होता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ब्राउज़र क्या है? सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं। तो भाई इंस्ट्रक्शन को थोड़ी छू सकते हो। अगर मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ या वही इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर को बोलते हैं, दैट इज नोन एज ब्राउज़र। तो वो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप, ब्राउज़र का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से कुछ भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र की हेल्प से आप ढूंढ सकते हो किसी चीज़ को, तो उसको छू थोड़ी सकते हो। वो एक तरह का सॉफ्टवेयर डिवाइस है। बाकी मॉनिटर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला कंपोनेंट आपको पता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के इजी आते हैं जो आप इजीली कर सकोगे, कुछ डिफिकल्ट भी आजकल पूछना शुरू हो गया। हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। विच प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर एंड इमेजेस? कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो करेक्टर भी प्रिंट कर सकता है और इमेज भी प्रिंट कर सकता है विदाउट, वर्ड देखना, डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीन। मतलब ये मेरी प्रिंटिंग मशीन है, ये पेपर को प्रिंट करेगी, इसके बीच में जब पेपर डालूंगा तो ये प्रिंटिंग मशीन और पेपर आपस में कंटेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट। मतलब या तो वो कोई स्प्रे कर देगा या कोई लाइट गिरा देगा, ऐसा करेगा, बट डायरेक्ट पेज और प्रिंटर टच नहीं करेंगे। ऐसे प्रिंटर को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो कौन से प्रिंटर होते हैं? खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इन प्रिंटर्स को बोलते हैं हम, ऑप्शन बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो मैं अभी एक डायग्राम से आपको बता देता हूँ, एक फ्लो चार्ट बना के बता देता हूँ बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रिंटर के, ताकि प्रिंटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिंटर जो है वो दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो टच करते हैं, जब प्रिंटर और पेज आपस में टच करते हैं, डाटा नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो टच नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं। अगर तो वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है, मतलब जब आप प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो पहले एक करेक्टर प्रिंट होता है, फिर दूसरा करेक्टर, फिर तीसरा, जो पुराने प्रिंटर आते थे उनको बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर्स। तो ये इसके अंडर आ जाता है। और दूसरे आ जाते हैं लाइन प्रिंटर। कौन से आ जाते हैं? लाइन प्रिंटर। एग्जाम में पूछे कि लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर किसका पार्ट है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का पार्ट है। अब करेक्टर प्रिंटर की एग्जांपल क्या आ जाती है? जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एग्जाम में पूछेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नहीं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर है ये। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, ये दो एग्जांपल हैं तो आप बिल्कुल याद रखोगे। ये कौन से हैं? ये करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं। देखो पहले एक करेक्टर प्रिंट हुआ, फिर दूसरा करेक्टर, तो अगर करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करे उसको बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर। दीज आर पार्ट ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दो एग्जांपल्स हैं, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील। एक होते हैं लाइन प्रिंटर, जो पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट कर देगा, दैट इज नोन एज लाइन प्रिंटर। इसमें कौन से आ जाते हैं? जैसे ड्रम प्रिंटर आ गया, ड्रम प्रिंटर आ गया, इसमें चेन प्रिंटर आ गया, चेन प्रिंटर भी इसकी एग्जांपल है। उसके बाद बैंड प्रिंटर आ गया, ये तीनों ही लाइन प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली पूरा का पूरा पेज प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? पूरा का पूरा पेज, ना करेक्टर करते हैं ना लाइन, ये पूरा का पूरा पेज प्रिंट करते हैं और आजकल यही चलता है। और इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जहां पर प्रिंटर और जो आपका पेज है आपस में टच नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें तीन आ जाते हैं। एक आते हैं इंक जेट। इंक जेट मतलब जेट मतलब फेंकेगा, वो इंक स्प्रे करता है पेज के ऊपर, टच नहीं करता, इंक को स्प्रे करता है पेज के ऊपर, उसको बोलते हैं इंक जेट। और लेजर बीम अगर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर, जो अच्छे प्रिंटर होते हैं, हाई क्वालिटी। और जो आपकी शॉप्स में आप जाते हो थर्मल प्रिंटर वगैरह, वहां पर हीट की वजह से करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर भी होते हैं ऐसे। ये सारे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो प्रिंटर वाला कंसेप्ट समझ आ गया, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद द स्टाइलस? भाई डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी अभी 2-3 मिनट पहले, कि जिसका फ्लैट सरफेस होता है और स्टाइलस के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं? अब आप ढूंढो ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटाइजर को ही ग्राफिक टेबलेट बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, डिजिटाइजर हो जाएगा। इसीलिए बोला है जो भी साथ एक्सप्लेनेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कई बार कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि सर जस्ट आंसर बताया करो। भाई आंसर बहुत बता रहे हैं, ठीक है, आंसर बहुत बता रहे हैं। आप क्या कर लोगे किसी क्वेश्चन का आंसर देख के? उसके साथ 4 चीज़ें और सीख लोगे, मे भी अगली बार वो पूछ ले। तो इस तरह से प्रिपरेशन की जाती है। अभी आप सीख रहे हो, अभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम फेस करो, एग्ज़ाम में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा इन चीज़ों की रेलिवेंसी क्या है, कितने रेलिवेंट हैं फॉर योर एग्ज़ाम। चलो एनी हो, अपनी तारीफ कम करते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो, ये सारे ही इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट है, ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। सिंपली आपको माउस पता है, माउस के फंक्शन सबको पता है। लाइट पेन भी आपका इनपुट है। ये क्या होता है? लाइट पेन एक पेन होता है,
लाइट सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से आप सीधा स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को टच कर सकते हो, किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये लाइट पिन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक पता है क्या होता है? जॉयस्टिक क्या होता है? देखो एक हैंडल टाइप का होता है, ये बेसिकली मैनेज करने के लिए यूज़ होता है मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको आगे करोगे ना, जैसे वो गेमिंग में नहीं होता है, तो आपका जो है कार आगे चलती रहेगी, तो जॉयस्टिक एक तरह का इस तरह का, इसको कैड वगैरह में यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक भी आप याद रखना, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, ठीक है। तो कहाँ पर स्टोर होता है, खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो बायोस जो है वो स्टोर होता है रीड ऑनली मेमोरी में। देखो ये सारे क्वेश्चन, अगर आप, ये तो PYQ सेशन है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो मैंने कंप्यूटर की 8, 10, 12 वीडियो लाई हुई हैं टॉपिक वाइज, वो भी MCQs के थ्रू समझाया, उनको देख के जाना एग्जाम में, आपको बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर दिखे, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई हुई है वो वीडियोस, ठीक है। जब आप देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। तो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले टाइम नहीं लगेगा, आप एफिशिएंटली टाइम यूटिलाइज होगा आपको इन वीडियोज़ में। तो रोम पे बेसिकली हमारा क्या होता है, बायोस स्टोर होता है। सर बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउट डिवाइस। देखो ये एक तरह का प्रोग्राम, जब भी आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हो, मतलब इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को ऑन करते हो, अब आपके हार्डवेयर हैं, जैसे कीबोर्ड है, आपका माउस है, इसको आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई चीज़ होती है ना, वही आपका बायस होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब क्या है, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको हार्डवेयर हैं, उनको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, उसको बोलते हैं बायोस, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, आप उस पर लिख रहे हो, बट वो लिखने होना चाहिए, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम बायोस करता है। अब बायोस कहाँ पर स्टोर होता है? रोम में। देखो रोम में ना एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हम फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। वहाँ पर ही हमारा क्या बायोस स्टोर होता है, ये याद रखना। रोम के अंदर फर्मवेयर में हमारा बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो स्टोर होता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ डैश इज अ सॉफ्ट कॉपी output device used to display text and graphic information generated by computer through video call। पहली बात तो यहाँ पर वर्ड देखो, खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। देखो आप बोलते हो मैं जल्दी बता देता हूँ, बट आपका टाइम क्यों कंज्यूम करना? आपके पास ऑप्शन है ना, वहाँ पे पॉज करो वीडियो, खुद करो आंसर। नहीं समझ आ रहा है तो सुनो। देखो कह रहा है पहली बात तो एक सॉफ्ट कॉपी है, दूसरी बात आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी मतलब कोई पेज निकाल के नहीं दे रहा है, ये स्क्रीन में दिखा रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो प्रिंटर तो काट ही दो, प्रिंटर तो आपको हार्ड कॉपी देता है ना। ये सारे ही आउटपुट डिवाइस हैं, बट प्रिंटर तो आपको हाथ में निकाल के पेज देता है, तो ये हार्ड कॉपी है, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद प्लॉटर भी आपको पेज शीट पूरी पूरी निकाल के दे देता है, तो जैसे आप वो बनाते हो बैनर काइंड ऑफ, तो ये भी एक तरह का क्या है, हार्ड कॉपी है। तो बच्चे सॉफ्ट कॉपी दो वाले, एक प्रोजेक्टर बचा आपके पास, एक बार मॉनिटर, ये दोनों सॉफ्ट कॉपी देते हैं। प्रोजेक्टर में भी आपको पता है स्क्रीन में सब कुछ दिखता है, और मॉनिटर में आप पूछ रहा है कि दोनों में ही टेक्स्ट और ग्राफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है थ्रू वीडियो कार्ड। बट वीडियो कार्ड के थ्रू कौन सा काम करता है? वीडियो कार्ड के थ्रू हमारा मॉनिटर काम करता है, ना कि प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाते हैं, वो वीडियो कार्ड की हेल्प से काम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर मॉनिटर था। नहीं भी आता था तो एक वर्ड यहाँ से सॉफ्ट कॉपी देखा तो प्रिंटर और प्लॉटर काट दिया, इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। तो मैं इसलिए आपको कई बार समझाता हूँ कि बेसिकली हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आज के टाइम में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पेन हो गया, जैसे अभी लाइट पेन देखा था, आर विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। ये किस तरह के इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कीबोर्ड डिवाइसेस, वो बटन वाले, बटन वाला कोई भी इनपुट डिवाइस है उसको बोलेंगे कीबोर्ड। मतलब जिससे जैसे कीबोर्ड में बटन दबाते हो ना, तो बटन की हेल्प से इंफॉर्मेशन जा रही है अंदर अगर, तो उसको बोलेंगे कीबोर्ड डिवाइसेस। विजन बेस्ड डिवाइसेस, जैसे मतलब विजन, जैसे फोटोग्राफी, जैसे कैमरा हो गया, कैमरा आपका हो गया ना, कैमरा में विजन मतलब देख के चीज़ें अंदर जा रही हैं, तो वो विजन बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। देखो आपका माउस हो गया, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक, आप इसमें पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस इसलिए कहते हैं, आप कोई भी चीज़ ले लो, जैसे अभी मैं ये स्टाइलर से काम कर रहा हूँ, ये एक तरह का पेन है, तो मैं यहाँ पर ना फॉर एग्जांपल इस चीज़ को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पर ये सिलेक्ट किया मैंने, पॉइंट पे गया, इसको सिलेक्ट किया तो कलर चेंज कर लिया मैंने येलो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये सब। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर मैं ड्रा करने लगा। ऐसे सारे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? इन सब डिवाइसेस को हम पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। तो चाहे वो पेन हो गया, चाहे वो लाइट पेन हो गया, ग्राफिक टैबलेट में जो स्टाइलस आता है उसके साथ, ये सारे पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, ये भी इनपुट है। और ये क्वेश्चन आजकल पूछता है कि स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो है वो इनपुट है या आउटपुट है? भाई इनपुट डिवाइस है। आपका माइक्रोफोन हो गया, आप माइक्रोफोन में बोलते हो तो वो अंदर चल जाते हैं इन्फॉर्मेशन। आपका गूगल असिस्टेंट, यार मैं तो अपना कितना काम गूगल असिस्टेंट से करता हूँ, तो मैं गूगल असिस्टेंट में आप बोलते हो ना, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चल जाती है, वो सारे लिख के दे देता है, ठीक है। जैसे गूगल असिस्टेंट आप सबको पता है, तो ये सारे स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। समझ आ गया कौन से क्या डिवाइसेस होते हैं, उनको हमने देख लिया।
हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ QWERTY कीबोर्ड। कीबोर्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। QWERTY जो नॉर्मली हमारा कीबोर्ड होता है ना, जो क्यू आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं वो क्यू होती है पहले, फिर WERTY, इसलिए इसका नाम पड़ा है QWERTY वाला कीबोर्ड। इसमें कितनी फंक्शनल कीज़ होती हैं? फंक्शनल कीज़ हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, अभी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, 8 होती हैं, 12 होती हैं, 10 होती हैं, 9 होती है। सबको पता है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं। नहीं भी पता, जब मैं ऐसे बोल देता हूँ बच्चों वाला क्वेश्चन आपको नहीं पता होता तो भी इतनी टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही प्रो बन जाता हूँ, कई बार मुझे भी नहीं पता होता चीज़ें, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो फंक्शन कीज़ कितनी होती है? हमारी 12 होती है। देखो आपको कीबोर्ड के बारे में ना थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज जैसे काम नहीं बनेगा। बहुत बार कीबोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज़ होती हैं? 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। QWERTY वाला इसलिए नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टार्ट होता है क्यू के साथ। उसके बाद एक कंप्यूटर में 2 डिलीट कीज़ होती हैं। उसके बाद अगर आप बात करो कंट्रोल कीज़, वो भी 2 होती हैं, ठीक है। शिफ्ट कीज़ भी 2 होती हैं, ये चीज़ें याद कर, ऑल्ट कीज़ भी, एंटर कीज़ भी, डिलीट कीज़ भी, ये सारी 2 होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शनल कीज़ के बारे में बात हुई है, 12 फंक्शनल कीज़ होती हैं। तो कुछ आपको फंक्शनल कीज़ के इंपॉर्टेंट फंक्शनल कीज़ हैं उनके फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे पहली फंक्शन की है F1, इसका यूज़ होता है हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प स्क्रीन खुलती है इससे, हेल्प याद कर लो, ठीक है। F2 जो है रीनेम करने के लिए, किसी का नाम चेंज करना हो, उसको रीनेम करना हो तो आप F2 का यूज़ करते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप माउस पे राइट सेलेक्ट करते हो तब भी रीनेम हो जाता है, वहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। बट F2 डायरेक्ट फंक्शन की यूज़ करो तो रीनेम कर सकते हो। F1 हेल्प हो गया, F3 सर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सर्च करना हो कुछ तो सर्च ऑपरेशन के लिए। F4 फाइंड के लिए यूज़ होता है, कोई चीज़ फाइंड करनी। F5 रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, रिफ्रेश के लिए, ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। F7 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है स्पेल चेक के लिए, जैसे ग्रामर मिस्टेक होगी या और की मिस्टेक होगी तो स्पेल चेक के लिए F7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। F9 रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, F9 भी हम रिफ्रेश के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसका F11 याद कर लेना, F11 जो है उसके डिफरेंट फंक्शन है। F11 जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में एंटर करना, पूरी स्क्रीन में अगर कोई चीज़ आ जाए उसको एंटर करना या एग्जिट करना हो, वहाँ पर आप F11 का यूज़ करते हो। बाकी MS एक्सेल में अलग फंक्शन होते हैं, MS पावर पॉइंट में अलग फंक्शन होते हैं, वो मैंने MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में पढ़ाया हुआ है, बट जनरली इनके जो फंक्शन है वो बताऊँ। जैसे F12 का जनरल फंक्शन क्या है? सेव एज। तो सेव एज जो है ना डायलॉग बॉक्स, वो खोलने के लिए हम F12 का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए। बाकी जब MS वर्ड में पढ़ोगे, एक्सेल में पढ़ेंगे तो उनके थोड़े फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर इनके फंक्शन थोड़े अलग, जैसे F4 मैंने आपको बताया ना फाइंड के लिए यूज़ होता है, बट अगर Alt + F4 होगा उसका क्या यूज़ होगा? उसको एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोज करने के लिए, कोई अगर खुली हुई विंडो है ना, कोई भी अगर विंडो कंप्यूटर में आपका खुला हुआ है पेज, तो उसको क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं Alt + F4 का। तो ये सारे वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ में मैंने बताया, तो बाकी थोड़ा बहुत देख लो। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेल चेक और F12 जो है वो सेव एज के लिए यूज़ होता है। ये तो बिल्कुल ही मत बोलना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1 पीटाबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? एक पीटाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है ये मुझे बताना है आपको, ठीक है। 10⁻15 बाइट्स के बराबर होता है या 10⁻9 बाइट्स के बराबर होता है, 10⁻12 बाइट्स के बराबर होता है या 12⁻18 बाइट्स के बराबर होता है। तो एक पीटाबाइट्स कितने बाइट के बराबर होता है हमें बताना है, ठीक है। देखो बेसिकली आपको पता है यार, आपको पता है सिंपली बिट क्या होता है? 0 या 1, ये बिट हो गया, मतलब ये बिट है, ये बिट है। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब हो गया ऑन, ठीक है। अब तो ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो 0-1 के बीच में भी काम करेंगे, बट हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर तो वो 0-1, 0 होता है ऑफ स्टेट और 1 होता है ऑन स्टेट, ठीक है। ये हो गया बिट, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, ठीक है। इसी तरह 8 बिट को मिला के एक बाइट बन जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई। अब बिट के बाद बाइट बना, फिर बाइट के बाद आपको पता है बाइट के बाद आपका क्या बन जाएगा? फिर किलो बाइट बन जाएगा, ठीक है। 1000 बाइट के इक्वल टू 1 किलो बाइट होगा। फिर मेगा बाइट बन जाएगा, फिर उसके बाद मेगा बाइट के बाद गीगा बाइट बन जाएगा, जीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जीबी के बाद आपका क्या आ जाता है? फिर आपका टेरा बाइट, टीबी आ जाता है। इसी तरह ये चलता जाता है। पीटा बाइट आ जाता है, फिर उसका एक्सा बाइट आ जाता है, फिर जेटा बाइट आ जाता है, फिर जोटो बाइट आ जाता है, फिर ब्रोंटो बाइट, ऐसे चलते चलते सबसे बड़ा कौन सा होता है? जियोप बाइट। अब एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा कि एक पीटा बाइट किसके बराबर है, एक टेराबाइट कितने बाइट्स के बराबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन है, एक पीटाबाइट 10⁻15 बाइट्स के बराबर। बट हर बार ये थोड़ी पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। अगर पूछे आपको एक डेका बाइट है तो 10⁻1, डेका का मतलब होता है 10, तो एक डेका बाइट 10⁻1 बाइट के बराबर। अगर हेक्टो पूछे एक हेक्टो बाइट तो 10⁻2, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2। किलो पूछे तो आपको पता है किलो का मतलब 1000 होता है ना, 1 किलोग्राम में 1000, तो 10⁻3, ठीक है। जो लिख रहा हूँ वो लिख लो कहीं पर। मेगा मतलब 10⁻6, तो एक मेगा बाइट 10⁻6 बाइट्स के बराबर होता है। गीगा बाइट अगर पूछे तो 10⁻9, गीगा कितना होता है? 10⁻9,
टेरा पूछे 10⁻12, ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो ना यार, किलोबाइट, मेगाबाइट, किलो के बाद केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी आता है, जीबी के बाद टीबी आता है, ये तो सबको पता है। तो ऐसे ही चल रहा है, 10⁻3, 6, 9, 12, 3 का टेबल पड़ा। उसके बाद आता है हमारा पीटाबाइट, तो पीटाबाइट 10⁻15 होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सा होता है 10⁻18, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। आप ये सीक्वेंस याद कर लो, बाकी 3 बढ़ाते रहना। 10⁻18 हो गया एक्साबाइट, ठीक है। उसके बाद अगर जेटा पूछे तो जेटा जो होता है 10⁻21 और 3 बढ़ा दो, और जोटो पूछे तो 10⁻20, इसी तरह आगे चलता रहता है, बट इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। ये पूछता है मैक्सिमम जियोबाइट होता है सबसे बड़ा, छोटा कौन सा होता है, बिट होता है, और बाकी इनमें पूछ सकता है पिटा। अगली बार टेरा पूछ ले, एक्सा पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कितने बाइट्स के बराबर होते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर्स टू यू, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी या प्राइम स्टोरेज। देखो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑक्सिलरी मेमोरी, ये तो एक है। प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी बोलते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें रैम रोम 2 पार्ट आपके आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या यूज़ करते थे, ये आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या यूज़ होते थे। तो आईसी यूज़ होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, रेजिस्टर, ठीक है यार। फर्स्ट जनरेशन में होते थे वैक्यूम ट्यूब यूज़, सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ होते, थर्ड जनरेशन में आके इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, फिर फोर्थ जनरेशन में हमारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई थी, जो अभी चल भी रही है, ठीक है भाई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में जो एट प्रेजेंट तो इसके बाद वाली है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में। तो हमारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रही थी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है चिप्स वो दिखती है छोटे, उनको कनेक्ट कर करके हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाया, और अब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अब यूज़ किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी। देखो एसडीएलसी की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये सारा आपने भी करना है ना कुछ ना कुछ, बट मैं आपको बताता हूँ एसडीएलसी होता क्या है। एसडीएलसी एक तरह का ऐसा प्रोसेस है, लाइफ इसको बोलते हैं, कोई लाइफ साइकिल, मैं बता ही दूंगा नाम तो फिर काम खराब हो जाएगा, बट ये ऐसा एक लाइफ साइकिल मतलब एक प्रोसेस है। लाइफ साइकिल मतलब कोई पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, टेस्ट करते हो अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर। मतलब एक अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर को पहले डिज़ाइन करना, उसका डिज़ाइन बनाना, फिर उसको डेवलप करना, फिर उसको टेस्ट भी करना, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो अब कौन सा लाइफ साइकिल है वो आपने बताना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट है, सिस्टम डिप्लॉयमेंट है, या सिस्टम डिज़ाइन है। तो मैंने आपको बता दिया, गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना, उसको डेवलप करना और उसको टेस्ट करना, तीनों काम ही इसमें होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके ना इसका आंसर मुझे अभी कमेंट सेक्शन में देना सभी, ये नहीं करना कि एक ने दे दिया तो मैंने नहीं देना है, ठीक है। आपकी इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगी यहाँ से कि आप कितने सीरियस हो। जितना मैं सीरियस हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए, उतने सीरियस आप भी होने चाहिए पढ़ने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBIS इन कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट में CBIS क्या होता है, ठीक है, आंसर बताओ इसका। देखो CBIS कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक एक टेक्निक है जो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, उसको एनालाइज करना। मतलब एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना, उसको पहले तो कलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, स्टोर करेंगे, उससे समझेंगे। ये पूरी सभी इन्फॉर्मेशन को करने का काम जो है एक तरह का एक सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। CBIS की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स अभी भी पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में, तो फुल फॉर्म्स याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डैश रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो ऐसे ही बोल के, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं, पहले ही बताया। सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर की सब्सटीट्यूशन का यूज होता है। बेसिकली क्या है, फर्मवेयर है, मिडलवेयर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर। अगर आपने बायस को अच्छे से समझा होगा ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैंने आपको बताया था उसका काम क्या है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना, वही यहाँ पर बता रहा है, सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का सब्सटीट्यूट सॉफ्टवेयर में कौन काम करता है, फर्मवेयर काम करता है। वहीं पर मैंने आपको बोलता है बायस वहीं पर स्टोर होता है, तो इसका आंसर क्या था, फर्मवेयर, ठीक है। ये सारे वेयर जहाँ पर लग गया ना, मतलब सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब ये चारों की चारों ही सॉफ्टवेयर, इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है। जहाँ पर भी वेयर वर्ड यूज हो जाएगा ना, तो वो सॉफ्टवेयर होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। अब मिडल वेयर क्या होता है, मिडल वेयर ध्यान से सुनो, मिडल वेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, देखो आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते हैं। देखो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई, जैसे हमारी वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट बनाई अवेकनिंग क्लासेस करके, अवेकनिंग क्लासेस, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई। मेरे वेबसाइट बनाने से मेरे कंप्यूटर में वेबसाइट तो बन गई, क्या वो आप सबको दिखेगी, नहीं दिखेगी, जब तक मैं इसका सर्वर नहीं लूँगा।
तो ये जो सर्वर लेना हो गया ना, ये हो गया मिडलवेयर। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते हैं, तो आप उसको बाहर से लेते हो, तो डैट आर नोन एज मिडलवेयर। उनको क्या बोलते हैं? मिडलवेयर, जो बीच में दोनों को कनेक्ट। अब मिडलवेयर अगर मैं लूँगा सर्वर, तो वो मेरे को और बाकी जितने भी बच्चे होंगे उनको आपस में कनेक्ट कर देगा, जिसके लिए आप .in में आगे यूज़ करते हो। तो अवेकनिंग क्लासेस .in एक वेबसाइट विद अ सर्वर, जिसकी हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। एडवेयर क्या होता है? वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, तो एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एडवेयर। जब कई बार आपको क्या होता है, आप कुछ देख रहे होते हैं, बीच में ऐड, सॉफ्टवेयर में कुछ गूगल में सर्च कर रहे हो तो बीच में एड्स आ जाते हैं, पॉपअप आ जाता है, एक अनवांटेड सी एड्स आ जाते हैं, तो वो एडवेयर एक तरह का अपनी पब्लिसिटी के लिए वो यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर, दैट इज नोन एज एडवेयर। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, स्पाई मतलब जासूसी, मतलब आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना और आपकी प्राइवेसी को वायलेट करने का, मतलब जासूसी वाला काम करना जो है आजकल चल भी रही है बहुत जगहों पे। आजकल तो साइबर क्राइम का बहुत एरा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्पाईवेयर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? सिंपल क्वेश्चन था। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स? कौन सा इनपुट डिवाइस है? पहली बात तो इनपुट डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं यार, MICR, OCR, OMR। तो इनको बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो यूज़ करती है फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम चेक। बड़े बड़े चेक्स को फास्टली प्रोसेस करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? देखो, बैंक में जो लिखा जाता है ना, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं MICR का यूज़ करते हैं। MICR की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा अगली बार, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक जो चेक्स पे होती है उसकी हेल्प से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वहाँ पर चेक में क्या है, तो इसकी हेल्प से बहुत बड़े बड़े चेक्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग ईजिली हो जाती है। OCR, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन द कंटेक्स्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो भाई आउटपुट डिवाइस है आपका जो आपका क्या बोलते हैं, घर पे टीवी होता है, तो टीवी LCD आपको पता है। LCD की फुल फॉर्म पूछा है, लाइम क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल, लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो क्या होता है? LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं होता भाई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्योंकि अगर आपने LCD को पकड़ा हो ना, जब LCD टूटती है ना, तो देखना उसके बीच में एक लिक्विड सा पड़ा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगली बार आपको LED पूछ लेगा, आजकल तो LED लाइट का टाइम है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पर मतलब LEDs में लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर भाई आउटपुट है, CD मेमोरी डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप स्कैन करके इन्फॉर्मेशन, इनको CD यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था, CD मेमोरी डिवाइस का पार्ट है। इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है स्कैनर ही है, बट CD की हेल्प से भी तो आप इन्फॉर्मेशन जो है कम्पैक्ट डिस्क की हेल्प से भी माउस में वहाँ पर लेके जाते हो अंदर, बट ये एक मेमोरी डिवाइस की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं था, स्कैनर था। आप स्कैनर में क्या करते हो, कोई आपकी चीज़ स्कैन करके वो अंदर लेके जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, डैश इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स cards that are tapped against the display or held in close proximity in order to read from a smartphone or card। देखो यार, एक अभी टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक ऐसी अभी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसकी हेल्प से अगर आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर से पास कोई चीज़ लाओगे ना, तो बेसिकली वो उसको क्या कर लेगा, चीज़ को रीड कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नियर फील्ड टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नाम है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, और जो ये चीज़ होती है दैट इज नोन इन कार्ड्स को बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड। तो 4 सेंटीमीटर के कम में अगर कोई चीज़ लाओगे तो उसको समझ लेगा। बाकी अगर बात करें बार कोड रीडर, तो आपको पता है आप शॉप्स वगैरह में जाते हो तो बार कोड रीडर जब शॉपिंग वगैरह करते हो तो बार कोड हेल्प करने में हेल्प करता है, इनपुट डिवाइस है। चिप रीडर जो है, जैसे ATM हो गया आपका, तो चिप रीडर है, तो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, हम पूरा वर्ड ATM ही यूज़ करते हैं, वो तो मशीन होती है ATM, बट वर्ड कार्ड के लिए क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड का, तो वो जो बेसिकली चिप रीडर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर चिप रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। QR की फुल फॉर्म पूछ लेगा भाई एग्जाम है, तो क्विक रिस्पांस क्या है? क्विक रिस्पांस, तो जल्दी से कर लेता, आप QR कोड शेयर करते हो, जल्दी से टर्न करके पैसे ट्रांसफर। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, ऑल्दो सारे मैंने पढ़ा दिया आपको आज के क्वेश्चन, यूनिवैक। तो करेक्ट यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यूनिवैक पूछ गया ना, अगली बार एडसेक पूछ लेगा, ENIAC पूछ लेगा,
तो भाई ये भी याद करके जाओ, ठीक है। ऐसे क्यों जाना है, हमें कच्चा नहीं बनना है खिलाड़ी, पक्का खिलाड़ी बनना है, ठीक है। हम पहले ही प्रैक्टिस करके जाएंगे। ENIAC क्या होता है, ENIAC की फुल फॉर्म होती है, देखो पहली बात ये कई बार ना जो आपको यहाँ पे देगा ना, यहाँ पर कंप्यूटर डाल देगा और कैलकुलेटर डाल देगा। देखो EDSAC में कैलकुलेटर आता है, सी में, ENIAC में कंप्यूटर आता है। मैं अभी फुल फॉर्म लिखूँगा बट मैं फ़र्क अच्छे से बता रहा हूँ। EDSAC में यहाँ पर कैलकुलेटर आता है। क्या EDSAC की फुल पहले यही लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पर कैलकुलेटर है भाई, EDSAC में याद करना, ENIAC में कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आ गया ENIAC। EDSAC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC कैलकुलेटर है, ENIAC जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। UNIVAC क्या है, UNIVAC जो आपने देखा ना, वन ऑफ द पहले जो ओल्ड जो है कमर्शियल कंप्यूटर्स होते थे, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर भी क्या आता है, कंप्यूटर आता है, ठीक है। इनके आंसर डाल के PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और जो बच्चे अभी पटवारी और जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम वगैरह है, तो आपके OMR बेस्ड मॉक टेस्ट चल रहे हैं। पहला 5 को हुआ था पटवारी का, 12 को अब होना है और 16 को होना है। 5 वाला भी आप अभी दे सकते हो अगर आप इनरोल करते हो। चार्जेस आर मिनिमल यार। awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, वहाँ पे इनरोल कर देना। अगर नहीं समझ आया तो पहले ही अभी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, 5-6 मिनट की वीडियो है, ऊपर लिख दूंगा कि ये मॉक टेस्ट वाली वीडियो है, उसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और इन टेस्ट को जरूर देके जाना, एग्जाम रेलिवेंट टेस्ट है, आप खुद दोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वैल्यू इसकी। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो ऑल्दो ये डेट्स तो हो चुकी हैं, बट आपका 15 वाला टेस्ट रहता है। ये 2 टेस्ट भी जो हैं अभी आप दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। एग्जाम से पहले जाके 3-4 OMR बेस्ड टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर स्पीड का पता चलता है और प्लस एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन, थोड़ी आपके क्वेश्चन बैंक में भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में बताना और कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। बाकी इंग्लिश मैथ्स सारे ही प्री YQs के सेशन डाल दिए, सारा ही सिलेबस कंप्लीट है, जाके देखो और उनको कवर करो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।